हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 1 रूरल डेवलपमेंट की, जिसका नाम है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 1 रूरल डेवलपमेंट और इस यूनिट का नाम है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं और सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कंटेंट से। तो इस यूनिट के जो कंटेंट्स होने वाले हैं उसके हम एब्रीवेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले NMSA और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, MGNREGA उसके वो क्या होती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। साथ ही साथ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो कि सोशल सिक्योरिटी ऑफ रूरल सेक्टर में आते हैं, क्या क्या कदम उठाए गए थे, पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स कौन कौन से बनाए गए थे जिससे कि सोशल सिक्योरिटी को अचीव किया जा सके। पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो कि सोशल सेक्टर के लिए हेल्प कर रहे रूरल सेक्टर में, तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं NMSA से। तो NMSA की फुल फॉर्म होती है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एज वी टॉक्ड प्रीवियसली, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो बहुत लंबे समय तक टिके। ठीक है, उसका ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग हुई और बहुत जल्दी से वो ख़त्म हो जाए एग्रीकल्चर, वो बहुत लंबे समय तक चले, ये वो वाला मिशन था। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। Formulated for enhancing agriculture productivity, essentially, especially in rain-fed areas, focusing on integrated farming, water and use efficiency, soil health management and synergizing source conservation। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक फॉर्मूला बनाया गया था, या फिर इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि इसके अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरीके से एनहेंस किया जा सकता है रेन फेड एरियाज़ में। अब रेनफीड एरियाज़ दो टाइप के होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा रेन होती है या फिर ना के बराबर रेन होती है। ठीक है, जिसकी मदद से इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है उसके साथ इंटीग्रेट किया जा सके, जिससे हम पानी को बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर सकें और जो सॉइल की हेल्थ है उसके अंदर भी डिग्रेडेशन ना हो, सॉइल की हेल्थ जो है वो भी मेंटेन्ड रहे, एज वेल एज जो भी रिसोर्स कंजर्वेशन है उसको भी हम अचीव कर सकें। अब जो हमारी एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है, उसके अंदर रिसोर्स कंजर्वेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे जब हम सिंचाई करते हैं, जब हम पानी निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, तो उस टाइम पे हम जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे वो एक रिसोर्स यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग द वाटर। तो उसको हम किस तरीके से बेटरली यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये एक स्मॉल एग्जाम्पल हुआ, तो ये सारी चीज़ें NMSA के अंडर आती थी। NMSA derives its mandate for Sustainable Agriculture Mission, which is one of 8 missions outlined under NAPCC। NAPCC फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या था, NMSA जो था ये एक मैंडेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन था, एक ऐसा मिशन था जो कि एक था 8 मिशनों में से। मतलब कि क्या था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 8 मिशन बनाए गए थे नेशनल लेवल पर, और 8 मिशन में से एक मिशन जो था वो ये NMSA था, और बाकी के जो 7 है वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। जो NMSA का ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, remunerative and climate resilient by promoting location specific integrated composite फार्मिंग सिस्टम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर है हमारा उसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना, सस्टेनेबल बनाना, जिससे कि अगर क्लाइमेट चेंज होता भी है तो उससे जो हमारी क्रॉप्स है उसके ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू एप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स। जो मॉइस्चर होता है सॉइल का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी क्रॉप। अगर आपकी जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट या फिर नाइट्रोजन कंटेंट या फिर फर्टिलाइजर कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे जो क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर क्या था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उनको आजकल हमने यूज़ करना बंद सा ही कर दिया है। आजकल लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन मेड, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर आर्टिफिशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इस मिशन के अंतर्गत जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा था। टू अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन सॉइल फर्टिलिटी मैप्स, soil test based application on macros and micros nutrients, judicious use of fertilizers etc। इसके अंदर क्या था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि जो ज़रूरी है,
जिन चीज़ों पे हमें सबसे पहले फोकस करना था उन चीज़ों को इन्होंने सबसे पहले उठाया कि क्या कौन से एरिया में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सॉइल फर्टिलिटी मैप्स। जो सॉइल थी उसको टेस्ट किया गया मैक्रोज। एक्चुअली दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, एक होते हैं बड़े जिन्हें हम बोलते हैं मैक्रोज और एक होते हैं छोटे जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे एक तरीके से माइक्रो में ले सकते हैं, और बड़े बड़े जैसे कि हम वो ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड एक्सेट्रा। तो और बाकी जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो हमारा जुडिशियस मतलब कि लोग क्या करते हैं कि अगर उनको 1 किलो यूज़ करना है फर्टिलाइज़र तो वो 1.5 किलो डाल देते हैं या फिर 2 किलो डाल देते हैं, जिससे कि उनको बार बार ना डालना पड़े या फिर ग्रोथ बढ़ जाए। सो ये जुडिशियस नहीं हुआ, ठीक है, ये जजमेंटल नहीं हुआ। तो जुडिशियस वे में फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए, ये इस स्कीम के अंतर्गत आता था। To optimize utilization of water resources through efficient water management to expand coverage of achieving more crop per drop। तो इसके अंदर एक यूटिलाइजेशन वाटर ड्रॉप था, उसको भी यूज़ करना स्टार्ट किया वाटर एफिशिएंसी के लिए। और इसके अंदर ये जो एक इन्होंने एक ना नारा लिया हुआ था, नारा क्या था, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ज़्यादा क्रॉप्स पर ड्रॉप, ठीक है। तो इससे क्या होता, पानी का जो मैनेजमेंट था उसको इंक्रीज करते, और जो एफिशिएंट यूज़ है, मतलब अगर आपका 1 लीटर पानी लग रहा है तो 1 लीटर ही लगे, ऐसा नहीं है कि आप 3 लीटर बहा रहे हो, ठीक है। टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन कंजक्शन विद अदर ऑनगोइंग मिशंस, जो जिससे कि कैपेसिटी और जो एज यू नो कि हमारी आजकल जो कंपनीज़ हैं वो फार्मर्स को ही कांटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड का नाम लेता हूँ, आशीर्वाद आटा, आपने सुना होगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो गेहूँ होता है वो आप फार्मर से ही लेंगे, राइट। तो जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है डेवलप करने की वो एक लिमिटेड होती है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मे बी आपकी जो कैपेसिटी वो इंक्रीज़ कर जाए। तो अगर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी तो जो स्टेक होल्डर्स है, जो आशीर्वाद आटा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी, और जो भी उनका मिशन है, जो भी उनकी ट्रांसफरिंग है, फिर जो भी उनका प्रोटोकॉल है, उसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। To establish an effective inter and intra-departmental ministerial coordination for accomplishing key deliveries of national mission for sustainable agriculture under the aids of national action plan of on climate change। तो इसके अंदर क्या है कि इससे आप इस्टेब्लिश कर सकते हो एक इफेक्टिव या फिर इंटर और इंट्रा का मतलब क्या होता है। इंटर मतलब कि अंदर, जो एक सेलेक्टेड एरिया के अंदर आता है, और इंट्रा का मतलब कि बाहर। तो एक्चुअली में जो ऑफिसेज होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर जो भी आपको गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो इंटर और इंट्रा दोनों होते हैं। दे कम्स अंडर द डिपार्टमेंट, बट उनका फील्ड वर्क होता है तो वो इंट्रा में चले गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल। सो इंटर मतलब कि जो ऑफिस वाला काम हो गया, और जो इंट्रा मतलब कि जो बाहर फील्ड का काम हो गया। तो उनके साथ जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा बन सकता है, जिसकी मदद से जो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो उसको हम अचीव कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अगर हमने इन सारे पॉइंट्स को फॉलो किया, सो वी विल गेट एन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते तो आगे आता है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, या बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ये महात्मा गांधी जी के नाम पर है, तो ये और ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसका एक मैंडेट है। मैंडेट क्या है? द मैंडेट ऑफ दिस पॉलिसी इज़ टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि जो 100 दिन का वेज है वो आपको गारंटीड मिलेगा अगर आप इस एक्ट के अंतर्गत आते हो। क्या अगर आपकी एलिजिबल हो आप इसके लिए, तो आपको 100 दिन का जो है जो वेज है, जो भाड़ा है, वो आपको पक्का मिलेगा। रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ये किसके लिए था? ये रूरल हाउस होल्ड जो होते हैं उनके लिए था, जो कि एडल्ट मेंबर्स जो होते हैं, जो वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, या फिर जिनके पास कोई स्किल नहीं है ना, वो भी एक मैनुअल वर्क करके ये इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। कोर ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? तो इसके 4 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला कोर ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग नॉट लेस देन 100 days ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एज अ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड इन अ रूरल एरिया एज पर डिमांड, रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ प्री डिस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इसके अंदर क्या है कि प्रोवाइड करता है ना ज़्यादा
ना कम, 100 दिन से कम आपको वेज नहीं मिलेगा अनस्किल्ड मैनुअल वर्क का। अनस्किल्ड का मतलब क्या हुआ? अनस्किल्ड मतलब कि आपके पास उस काम को करने की कोई स्किल नहीं है। मान के चलिए कि कोई रूरल हाउस होल्ड का कोई आदमी है, एडल्ट है, एंड उसको काम दिया गया ईंटें उठाने का, और वो उस चीज़ में स्किलफुल नहीं है, बट वो इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर एलिजिबल है। सो ही विल गेट द वेज ऑफ 100 डेज अंटिल ही गेट स्किल्ड इन दैट, ठीक है। और ये गारंटीड है, 100 दिन का तो मिलेगा ही मिलेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। एज पर डिमांड होने वाला है वाला काम। और ये क्रिएशन, जो प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं उनके क्रिएशन के लिए ये उनको क्या कहते हैं, मतलब कि एक जैसे होता है ना जगाना, कि आप एक प्रोडक्टिव एसेट बनाइए अपने लिए, तो उसमें रूरल जो लोग हैं उनको जगाने वाली चीज़ जो थी ये पॉलिसी लेके आई थी, जिससे आपकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों की दोनों इंक्रीज होंगी। स्ट्रेथनिंग द लाइवलीहुड रिसोर्स बेस ऑफ पुअर, जो लिवलीहुड रिसोर्सेज हैं, जो कि बेस है पुअर्स का, उनको स्ट्रेथन किया जाए। जैसे कि अब खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए पहले चूल्हा यूज़ किया जाता था, लकड़ी को फूका जाता था, राइट, लकड़ी पे बनाया जाता था। लेकिन आज के दिन हम एलपीजी यूज़ करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी ला भी रही है सो दैट वो उन रिसोर्सेज को अपग्रेड कर सके और आज के टाइम के हिसाब से लेके आ सके, स्ट्रेथन कर सके। सो ये चीज़ें भी इस पॉलिसी, महात्मा गांधी जो नेशनल पॉलिसी है, इसके अंदर आती है। फिर है प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन, जो हमारी जो सोशल इंक्लूजन है उसको ये प्रोएक्टिवली काम करती है, जो कि सोशल जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन है उसको डिक्रीज़ करती है। स्ट्रेथनिंग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो होती है वो स्ट्रेथन करती है। अगर हम इसके गोल्स की बात करें तो इसके गोल्स हैं टोटल 7। सबसे पहला गोल है सोशल प्रोटेक्शन बाय गारंटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो आपकी सोशल प्रोटेक्शन है उसको ये गारंटी करता है, बिकॉज आपका जो वेज है वो आपको मिलता रहेगा। अब सोशल प्रोटेक्शन कैसे होगी? अब मान के चलिए कि आपका मान सम्मान की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपके उसकी सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही कि आपको कोई मार के चला गया एक्सेट्रा, ये सारी बात नहीं हो रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट कि आपका मान सम्मान जो है वो समाज में बना रहेगा, वो गिरेगा नहीं। एंड आप भी जानते हैं कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, आपके पास वेजेस आते रहेंगे, तो देन आपका मान सम्मान बना रहेगा। फिर आता है वेज एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स। अब ड्यूरेबल एसेट्स का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए आपको 100 दिन 1000 रुपये मिल रहे हैं एंड यू आर डिपॉजिटिंग इट इनटू योर बैंक अकाउंट, तो आपको अब ये एसेट नहीं हुआ, ये सेविंग हुई। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इट इनटू अ शॉप और आप उससे सामान बेचने लगे, 100 दिनों बाद आपने एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया और आप उसमें काम करने लगे, तो वो आपका एक एसेट बन गया जहाँ से आप कमा रहे हो, ठीक है। तो जो वेज एम्प्लॉयमेंट था उससे आपको एक चीज़ आपको ड्यूरेबल बनाना कि आप अपने पैसों को खुद कमा सकते हो, ठीक है। रिज्यूविनेट का मतलब क्या होता है? रिन्यू लाइफ फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये कीवर्ड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इस मीनिंग को भी लिख के आ सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। रिन्यू लाइफ फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, नेचुरल रिसोर्सेज बेस ऑफ रूरल एरियाज। एज आई डिस्कस्ड अबव कि जैसे कि हमारी जो पहले चूल्हा यूज़ किया जाता था, आज के टाइम में एलपीजी यूज़ किया जाता है। तो जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप को टाइम के साथ अपडेट करते जाएंगे, राइट। जैसे पहले कीपैड आता था, फिर उसके बाद एंड्रॉयड आया, उसके बाद आईफोन्स आए, या फिर मैं टाइमलाइन में थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, तो लेकिन आया इस तरीके से था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर वेज आने लगेगा तो यू विल बाय अ कीपैड। अगर आपके पास वेज ज़्यादा आने लगेगा देन यू विल गो फॉर एंड्रॉयड। अगर आपके पास वेज और ज़्यादा आने लगेगा सो यू विल गो फॉर आईफोन, मोर कॉस्टलियर वन, ठीक है। यू विल गेट अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो यहाँ पे वही है कि जो आपकी लाइफ है उसको आप रिन्यू करते हो पुराने से नए में। क्रिएट अ ड्यूरेबल एंड प्रोडक्टिव रूरल एसेट बेस। जो ड्यूरेबल और प्रोडक्टिव रूरल एसेट हैं उनका ये बेस बनाने में हेल्प करता है। एम्पावरमेंट ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड स्पेशली वुमेन एसटीज थ्रू प्रोसेसेस ऑफ राइट बेस्ड लेजिस्लेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है, मतलब जिनका मान सम्मान ज़्यादा गिरा हुआ है या फिर सोशली उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर जो वुमेन्स हैं उनको ये वाला पॉलिसी के अंदर ज़्यादा मिलता था। ऐसी सोशल शेड्यूल्ड ट्राइब्स
और शेड्यूल्ड कास्ट जो थी, इन दोनों को भी इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती थी, एम्पावर करने की कोशिश की जाती थी लोअर कास्ट को थ्रू प्रोसेसेस ऑफ राइट बेस्ड लेजिस्लेशन, क्योंकि उनको अपने राइट्स जो थे उनका याद दिलाया जाता था। स्ट्रेथन डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसके अंदर क्या हुआ था कि स्ट्रेथन किया गया था डिसेंट्रलाइजेशन को। सो अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन को आपको सिंपल मीनिंग में समझाऊं तो अभी हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके पास सारी की सारी पावर्स हैं, और वहीं अगर आप एक हिरार्की देखोगे तो सबसे पहले ऊपर आता है प्रेसिडेंट, फिर आता है प्राइम मिनिस्टर, फिर आता है चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और फिर उसके बाद अंडरगो होता रहता है। तो उसी तरीके से जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, हर एक आदमी के पास एक अलग पावर है। सो दिस इज़ द मतलब जो पावर्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया कई सारे लोगों के बीच में। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, सो आपको पता होगा डिसेंट्रलाइजेशन का महत्व क्या होता है, क्योंकि चलिए उसको बाद में डिस्कस करते हैं। डिपेंड डेमोक्रेसी एट ग्रॉस रूट्स बाय स्ट्रेथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेसी थी उसको ग्रास रूट बना करके स्ट्रेथन किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो ये था हमारा MGNREGA का फुल एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोशल सिक्योरिटी ऑफ रूरल सेक्टर। तो दोस्तों ये वाली जो सारी पॉलिसीज़ हैं ये आपको दिमाग में रखना है कि ये सारी की सारी इंडियन गवर्नमेंट ने ही रिलीज़ करी हैं, और ये सारी की सारी जो फर्स्ट यूनिट है वो रिवॉल्व करेगी रूरल सेक्टर के अराउंड ही, और शायद पूरी सब्जेक्ट ही करेगा, बिकॉज इस सब्जेक्ट का नाम ही रूरल डेवलपमेंट है। तो रूरल सेक्टर आपको इंक्लूड करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपको कोई कंपल्शन है, कोई भी इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है। फिर आता है आपका सोशल सिक्योरिटी इज़ बोथ अ कॉन्सेप्ट एज वेल एज अ सिस्टम। जो सोशल सिक्योरिटी है ये दोनों चीज़ें, एक कॉन्सेप्ट भी है एज वेल एज एक सिस्टम भी है, ये बहुत ज़रूरी है। रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इन नीड ऑफ सच प्रोटेक्शन बाय स्टेट एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी। ये रिप्रेजेंट करता है एक प्रोटेक्शन की जो कि एक इंडिविजुअल को चाहिए होती है, सो दैट क्योंकि वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है, और जो भी सोसाइटी के हिस्से होते हैं उनके अंदर कोई भी ना कभी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट के तहत उनको एक प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होती है। तो इस जो है इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोटेक्शन दी जाती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। 2015 में जो गवर्नमेंट है उसने एक बजट अनाउंस किया था, उसके अंदर फॉलोइंग 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन अ बिट टू मूव टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो उसके अंदर उन्होंने 3 जो सिक्योरिटी सिस्टम स्कीम थी उनको लॉन्च किया था, और उन्हीं के साथ सोचा था कि हम एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे। उन्होंने पुअर और अनप्रिविलेज्ड लोगों को क्या किया था, टारगेट किया था, मतलब कि जो सोशल सिक्योरिटी है वो सबसे पहले, मतलब जो ये पॉलिसी बनाई गई थी किसको सोच करके बनाई गई थी, ये बनाई गई थी पुअर और अनप्रिविलेज्ड लोगों को सोच करके बनाई गई थी। तो इस लिस्ट में जो ये स्कीम्स हैं इसमें से सबसे पहली स्कीम है अटल पेंशन योजना APY। और दोस्तों ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकती हैं, एज वेल एज आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आप इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक पेज पर सारी की सारी एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स लिख लीजिए, एंड टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फॉर ऑल इंडियंस इन 18 to 40 एज ग्रुप, ये किसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी कि 18 से 40 की उम्र तक जितने भी लोग हैं वो सारे इंडियंस जो हैं वो एलिजिबल हैं। गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर एनरोल किया होगा उन्हें 1000 से लेकर के 5000 रुपये तक महीने के महीने मिलते रहेंगे, कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये। आफ्टर अगर सब्सक्राइबर बाई चांस मर जाता है तो उनके जो स्पाउस होंगे, उनके जो करीबी होंगे, उनको सेम पेंशन अमाउंट जो है वो मिलती रहेगी जब तक वो खुद नहीं मर जाते, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आफ्टर डिमाइस ऑफ बोथ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस द नॉमिनी गेट सेम सम पेंशन वेल्थ एक्यूमुलेटेड टिल एज ऑफ 60 ऑफ सब्सक्राइबर। तो अब क्या होता है, मान के चलिए कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है एंड एक नॉमिनी होगा, तीन कैटेगरीज होंगी। तो एक सब्सक्राइबर है उसको 1000 से 5000 रुपये मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद अगर वो मर गए तो उनकी जो बीवी है उनको 1000 से 5000 रुपये तक जो भी उनकी पेंशन मिलती थी वही मिलती रहेगी। और अगर वो भी उनकी भी डिमाइस हो जाता है तो उनके बाद जो उन सब्सक्राइबर का नॉमिनी होगा उनको मिलेंगी कुछ ना कुछ पेंशन की वेल्थ मिलेगी, और साथ ही साथ जो कि एक्यूमुलेट की जा सकती है 60 एज तक,
ठीक है, 60 साल की उम्र तक वो उस पेंशन का कुछ हिस्सा उन्हें मिलता रहेगा। सेकंड पॉलिसी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY ये है, और मे भी आप में से कई सारे लोगों का जो बैंक अकाउंट है उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट कटता होगा। इसके अंदर 12 रुपये का प्रीमियम होता है, तो 12 रुपये का प्रीमियम में भी आपका कटता होगा। इट ऑफर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर 1 ईयर कवर एंड रिन्यूड एनुअली। तो इसके अंदर क्या है कि अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको 1 साल का कवर दिया जाता है और ये ऑटोमेटिकली रिन्यूअल होता है हर साल। फॉर एक्सीडेंटल डेथ, अगर मतलब किसी की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है, और अगर वो डिसेबल हो जाते हैं तो उनको 1 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। भगवान करे ऐसा ना हो, बट अगर होता है बाई चांस तो ये कवर है कि एक्सीडेंटल डेथ फॉर 2 lakhs, और अगर टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख। ऑल इंडिविजुअल, चाहे सिंगल हो या फिर जॉइंट बैंक अकाउंट हो होल्डर्स हो, वो 18 से लेकर के 70 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 18 साल मिनिमम उम्र है, 70 साल मैक्सिमम है। 12 रुपये का जो प्रीमियम है वो हर साल कटेगा। स्कीम इज़ ऑफर्ड बाय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा ये ऑफर किया जाता है। जो कोई और जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी इस चीज़ को ऑफर कर सकती है। अगर आप एनरोल करना चाहें तो वहाँ से एनरोल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। फिर उसके बाद तीसरी पॉलिसी आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। तो ये इसकी एब्रीविएशन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंदर जो कवर है वो आपको 2 लाख रुपए का मिलता है 1 साल के लिए। ठीक है, मतलब जैसे आपके कुछ रुपए कटे, 330 रुपये पर ईयर का इसका चार्ज है, और जैसे ही आपके 330 रुपये कटे तो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है 1 साल का, जो कि जिसकी कीमत 2 लाख रुपए तक की होगी। कवर्स फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न फॉर पीपल इन एज ऑफ 18 to 50। अगर किसी कारणवश किसी इंसान की डेथ हो जाती है फॉर मिनिमम 18 to मैक्सिमम 50 ईयर्स, तो उनके सेविंग अकाउंट में वो रुपए भेज दिए जाएंगे। और ये जो कवर है ये अप टू 55 ईयर्स तक मिल सकता है आपको। जो प्रीमियम है वो 33 रुपीज़ पर ईयर का होगा। ये कोई सी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उससे आप ले सकते हैं, या फिर LIC भी ये वाली चीज़ आपको ऑफ़र करती है। फिर उसके बाद इन तीनों पॉलिसी के बाद जो आपकी सोशल सिक्योरिटी है वो यहाँ पे निबट चुकी है। सोशल सिक्योरिटी में खाली 3 आती है, हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। APY अटल पेंशन योजना, फिर उसके बाद आती है आपकी PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और उसके बाद आती है PMJJBY, इसके अंदर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 3 पॉलिसीज़ आती हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए। चलिए फिर उसके बाद आते हैं हमारा सोशल सेक्टर में। तो सोशल सेक्टर में टोटल हमारे पास 9 पॉलिसीज़ हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो पॉलिसी है वो है 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP। सेकंड है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP। तीसरी है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NEREP। फिर है आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP। फिर है आपका जवाहर रोजगार योजना JRY। फिर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स SEEUY। फिर है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। फिर है फूड फॉर वर्क FFW। फिर है इंदिरा आवास योजना। तो ये जो है हमारी 9 पॉलिसीज़ हैं, और ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल सेक्टर के अंदर इनका नाम लिखने के लिए भी आ सकता है कि राइट डाउन ऑल द पॉलिसीज़ विच कम अंडर सोशल सेक्टर फॉर रूरल एरियाज़। तो उसके अंदर आपको ये 9 की 9 लिखनी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉलिसी से। तो फर्स्ट पॉलिसी है हमारी TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम। दोस्तों ये एब्रीवेशंस आपको याद हों इसीलिए मैंने खाली एब्रीवेशंस लिखी हैं, फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी है। और इफ़ यू वांट तो मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो TPP जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है
20 पॉइंट प्रोग्राम। और इसके अंदर क्या होता है, ये इनिशियली लॉन्च हुई थी 1975 में और इसको दोबारा बनाया गया था 1982 में और उसके बाद दोबारा बनाया गया था। इसके अंदर मतलब क्या होता है कि लॉन्च करने के बाद उसके अंदर कई सारी खामियां निकलती हैं, तो 1975 में इसको लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ खामियां थी, उनको सही किया गया 1982 में। उसके बाद जो बची कुछ खामियां थी वो सही करी गई 1986 में। तो ये जो 3 डेट्स हैं ये इस पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि फाइनली मतलब 1986 के अंदर जो एडिट हुआ था वो फाइनल नहीं था, वो जो फाइनल हुआ था वो हुआ था 2006 में, ठीक है। और जो प्रेजेंट है उसके अंदर भी ऑपरेशनल है। तो ये वाली जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ये इस टाइम पर भी ऑपरेशनल है। यू कैन गेट टू एनीवन एंड क्लेम दैट, अगर आप कर सकते हो तो, एलिजिबल हो तो। प्रायोरिटी एरियाज वर आइडेंटिफाइड विच नीड पॉजिटिव एंड इमीडिएट एक्शन। जो प्रायोरिटी एरियाज है जो कि आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनको इमीडिएट और पॉजिटिव जो एक्शन है वो चाहिए, उन जगहों को रिकॉग्नाइज किया गया था और उन पे काम स्टार्ट किया गया था। द 20 पॉइंट्स ऑफ प्रोग्राम एंड इट्स 66 आइटम्स हैव बीन केयरफुली डिजाइंड एंड सेलेक्टेड टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर जो 20 प्रोग्राम्स हैं और जो 66 आइटम्स हैं उनको केयरफुली डिज़ाइन किया गया था और सेलेक्ट किया गया था वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या एम्स थे, उनको क्लियर करते हुए। मैनी आइटम्स ऑफ टीपीपी फॉल विद इन प्रीव्यू ऑफ स्टेट सेक्टर। जो टीपीपी के ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो स्टेट सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। उनको कौन देखता है, स्टेट सेक्टर देता है, मतलब कि सीएम देखता है ज़्यादातर। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपीपी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम टीपीपी मतलब कोई सी भी पॉलिसी है उसके अंदर सबसे पहले हम पॉलिसी को समझेंगे कि पॉलिसी क्या है और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं मेनली। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो द बेसिक ऑब्जेक्ट, जो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है वो ये है, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना गरीबों की, और जो प्रिविलेज्ड अंडर प्रिविलेज्ड मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन है कंट्री की उसको उभारना, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। द प्रोग्राम कवर वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लाइक पॉवर्टी, employment, education, housing, health, agriculture and land reforms, irrigation, drinking water protection and empowerment of weaker sections, consumer protection, environment and etc. तो ये वाली जो टीपीपी है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड बिफोर यहाँ पे क्या है कि 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है, मतलब 20 प्रोग्राम है और उसके अंदर 66 आइटम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, जैसे कि पॉवर्टी ख़त्म करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, एजुकेशन को बढ़ाना, हाउसिंग जो है लोगों को घर देना, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, लैंड रिफॉर्म्स जो है उनको बढ़ाना, इरिगेशन जो है उसको इम्प्रूव करना, एफिशिएंट करना, जो पीने का पानी है उसको साफ़ और स्वच्छ देना, प्रोटेक्शन जो है लोगों की वो होना, जो वीकर सेक्शन है उनको बनाना, उनको पावर देना, उनको एम्पावर करना कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना, एनवायरनमेंट बचाना और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा MNP। तो MNP की फटाफट से फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो MNP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम हम बार बार एब्रीविएशन से याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनको अलग से याद करें, ठीक है। तो MNP की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 5th 5-year प्लान। तो क्या हुआ था कि 5 ईयर का कोई प्लान था, उसका ये 5th वर्जन था, मतलब कि 5वां प्लान था ये 5 ईयर का, ठीक है। चलिए, इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू एंश्योर अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ कंट्री। तो एक तरीके से ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड, ये जो लोग हैं रूरल एरियाज़ के उनका एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ये वाली पॉलिसी बनाई गई थी। The strategy was to establish a basic minimum standard of life and a network of facilities to attain an acceptable level of social consumption of selected items within an expected time frame। तो इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी जिससे कि इस्टेब्लिश कर सकें कि हमारी कम से कम ये ज़रूरतें हैं और ये ज़रूरतें पूरी हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बेसिक स्टैंडर्ड में ले सकता हूँ कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर इज़ द बेसिक नीड्स। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा तो ये फिर आपको मिलेगा क्या, है ना। ये तो बेसिक है ना, इससे नीचे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, एटलीस्ट आपको ये चाहिए, ठीक है।
तो क्या है कि ये एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी इस पॉलिसी के अंदर, जिससे कि एक बेसिक जो रूरल लोगों हैं उनका एक स्टैंडर्ड सेट कर सकें और उनको जो एक फैसिलिटीज़ हैं वो दे सके, जिससे वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंच जाएं। क्योंकि लोग उन एरियाज़ में जाना पसंद ही नहीं करते, बिकॉज वहाँ पे सुविधाएं ही नहीं है। अगर आपके पास सुविधाएं होंगी तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे 5 स्टार होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स के अंदर लोग सिंपल सी बात है एक्सपेंसिव होते हैं, बट दे गिव यू फैसिलिटीज़। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी तो आप उन चीज़ों की तरफ खुद ही अट्रैक्ट होते हो। तो वैसे ही जो फैसिलिटीज़ होती हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, उनको इम्प्रूव करना, उनको स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज़ करना, एक स्टैंडर्ड तक पहुँचाना इस पॉलिसी का एम था। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, ये नहीं है कि मतलब 2 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर टाइम सेट था कि हमें 2 साल के अंदर अंदर इतने गांवों में बिजली पहुंचानी है। तो इस पॉलिसी के अंदर इस तरीके से काम किया जाता था। इनिशियली देयर वर 8 कंपोनेंट्स ऑफ MNP। जो स्टार्टिंग थी उसके अंदर 8 कंपोनेंट्स थे इस पॉलिसी के, MNP मतलब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के। एलिमेंट्री एजुकेशन, सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि बेसिक एजुकेशन जो होनी चाहिए वो सबकी होनी चाहिए। रूरल हेल्थ, जो हेल्थ होनी चाहिए वो लोगों की वो अच्छी होनी चाहिए। रूरल वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर आता है रूरल रोड्स, हाउसिंग, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो थी वो 8 बेसिक चीज़ें थी जो कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे इसके। फिर आगे बात करते हैं, एडल्ट एजुकेशन वाज एडेड इन द लिस्ट इन 6th प्लान। जो 6th प्लान था उसके अंदर एडल्ट एजुकेशन जो थी उसको इंक्लूड किया गया था, जस्ट लाइक ग्रेजुएशन वी कैन से। रूरल डोमेस्टिक एनर्जी, सैनिटेशन एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन 7th प्लान। और जो 7th प्लान था उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया था, डोमेस्टिक एनर्जी मतलब खाना पकाने वाली एंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद सैनिटेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या हुआ था 7th प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था। द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट्स आर बिलो एक्सेप्टेबल लेवल्स। जो एक्सटेंट था अचीवमेंट्स का वो बिलो था एक्सेप्टेबल लेवल्स के। मतलब कि अगर मान के चलिए कि आज इस साल मुझे 10 एम्स को पूरा करना था, तो जो अचीवमेंट्स मुझे मिली थी ना वो एक्सेप्टेबल लेवल से भी बहुत नीचे थी। मतलब कि 5-10 मैंने सेलेक्ट करी, 10 का मैंने अचीवमेंट सेट किया, सो आई गॉट ओनली 2, 3, 4 कंप्लीटेड मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। तो क्या हुआ कि बहुत बिलो था एक्सेप्टेबल लेवल से। इंटर स्टेट डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ अचीवमेंट स्टिल रिमेन्ड वेरी हाई। जो इंटर स्टेट डिफरेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो 8वां 5 ईयर का प्लान था उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या जो जो अचीव हुए वो क्या क्या थे। सबसे पहला था रूरल हेल्थ। दोस्तों क्या है कि ये वाला जो ऊपर का पार्ट है इसके अंदर हमने 7th प्लान तक की बात करी है, बट इस टाइम पर 8th 5 ईयर प्लान चल रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द 8th 5 ईयर प्लान। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं उसके वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले है रूरल हेल्थ। जो हमारे रूरल हेल्थ हैं उसके अंदर क्या क्या है, 1 हेल्थ सेंटर फॉर 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन्स। जो हमारे प्लेन्स हैं उसके अंदर 30,000 पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनके लिए एक हेल्थ सेंटर बनाया गया है, जिसमें से 20,000 जो है वो ट्राइबल है और हिली एरियाज़ के लिए हैं। 1 सब सेंटर फॉर 5,000 इन प्लेन, एक सब सेंटर बनाया गया है। एक हेल्थ सेंटर हो गया मेन और उसका एक सब हो गया जो कि 5,000 लोगों के लिए बनाया गया है प्लेन में, और 3,000 लोगों के लिए बनाया गया है ट्राइबल और हिली एरियाज़ में। ठीक है, 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर 1 लाख, और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया गया है, मतलब कॉमन बनाया गया है 1 लाख पॉपुलेशन के लिए। फिर आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर है टू एक्सटेंड सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन टू 11 मिलियन एलिजिबल पर्सन। इसके अंदर सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड किया गया न्यूट्रिशन का 11 मिलियन एलिजिबल लोगों के लिए। टू कंसोलिडेट द मिड डे मील प्रोग्राम एंड लिंक इट टू हेल्थ पोर्टेबल वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसके अंदर जिससे कि मिड डे मील जो होता है उसको दिया जा सके और वो हेल्थ और पोर्टेबल वाटर जो है और सैनिटेशन जो है उसको इंक्रीज़ कर सके, हाइजीन लेवल इंक्रीज़ कर सके, साफ़ और स्वच्छ पानी दे सके, और जो हेल्थ है वो लोगों की वो अच्छी रहे। चलिए अब आती है हमारी ये वाली पॉलिसी FFW। तो FFW की फुल फॉर्म जल्दी से देख लेते हैं। फूड फॉर वर्क। क्या है? फूड फॉर वर्क। तो ये हमारी एक पॉलिसी है फूड फॉर वर्क। ये लॉन्च की गई थी अप्रैल 1977 में। इसका एम था कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो रूरल एरियाज़ के अंदर उनको क्रिएट किया जाए, जिससे कि जो ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके और वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को
बढ़ावा दे सकें, ठीक है, मजबूत कर सकें। अब कम्युनिटी एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि जो एक लोग हैं, एक गांव के लोग हैं, उन सबको एक साथ फ़ायदा देना और उनसे एक साथ मुनाफा कमाना, ये वाली चीज़ें हो सके, ठीक है। जैसे कि एक शॉप होती है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए होती है, एज वेल एज उससे प्रॉफिट भी जनरेट होता है, तो ये एक एसेट की टाइप से आप ले सकते हैं, ठीक है। द वर्कर वर पेड इन फूड ग्रेन्स फॉर जॉब परफॉर्म्ड बाय देम, जो वर्कर्स थे उनको पे किया जाता था फूड ग्रेन्स के तौर पर, जो भी वो काम करते थे उनके बदले में उनको फूड दिया जाता था, ठीक है। द स्कीम वॉज फॉर मैनुअल अनस्किल्ड लेबर, ये जो स्कीम थी वो मैनुअल अनस्किल्ड लेबर के लिए थी, इम्प्लीमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इसके अंदर असिस्टेंस देती थी, मतलब मदद करती थी, जिससे वो फ्री में फूड ग्रेन्स जो है उनको सप्लाई कर सके। फिर उसके बाद है इम्प्लीमेंटेड बाय प्लानिंग कमीशन इन कंसल्टेशन, जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया था, और उन्होंने कंसल्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। मतलब जो प्लानिंग, जो इम्प्लीमेंटेशन था वो प्लानिंग कमीशन के हाथ में था, और उन्होंने किस किस से कंसल्ट किया था, 2 लोगों से कंसल्ट किया था। सबसे पहला हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द ऑफिसर इंचार्ज, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो इस पॉलिसी का ऑफिसर इंचार्ज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एंड विल ओवरसी प्लानिंग, और जितनी भी प्लानिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, इंप्लीमेंटेशन होती है, उसको वही देखता है ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। 2006 के अंदर जो FFW था उसको मर्ज कर दिया गया था MGNREGA के अंडर। MGNREGA की फुल फॉर्म क्या थी? आप इस चीज़ को जल्दी से रिवाइज कीजिए एंड बताइए, कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बताइए कि क्या फुल फॉर्म थी इसकी। विद मैनी चेंजेस इन पॉलिसीज कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो FFW को मर्ज कर दिया गया था महात्मा गांधी की एक्ट के साथ, जिससे कि कई सारे चेंजेस आ गए थे पॉलिसीज़ के अंदर, कंट्रोल के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एप साइट्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए फॉर एनी सजेशन, फॉर एनी फीडबैक, कोई डाउट है और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पर चाहिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन ज़रूर दबा देना, सो दैट यू विल गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FFW। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो था सेव्स लाइफ ऑफ पुअर बाय गिविंग देम फूड ग्रेन्स, जो गरीब थे उनको फूड ग्रेन्स दे करके उनका जीवन बचाना। और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जिससे वो कुछ काम कर सकें, नेशनल बिल्डिंग बना सके, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें, और कच्चा टू सेमी कच्चा, जो कंस्ट्रक्शन है वो कच्चा होता था पहले। कच्चे का मतलब क्या होता है? पहले जो घर होते थे ना वो मिट्टी के बनाए जाते थे, है ना, ईंटें रख दी एंड मिट्टी से, पहले सीमेंट नहीं होता था, गरीब लोग हैं तो सीमेंट तो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, तो दे जस्ट कंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ सॉइल। सो क्या होता था कि वो कच्चे मकान होते थे, लेकिन उनको सेमी कच्चा किया गया, ठीक है, जैसे कि छत पक्की डाल दी या फिर दीवारें पक्की खड़ी कर दी, इस तरीके से। क्लियरिंग द डेब्रिस, डेब्रिस मतलब मलबा, जो जैसे कि कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके अंदर मलबा तो बचता ही है, तो वो जो मलबा है ना उसको क्लियरिंग का काम भी इन लोगों को दिया जाता था। क्लीनिंग ऑफ हिस्टोरिक मूवमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, जो क्लीनिंग पार्ट होता है हिस्टोरिकल मूवमेंट्स का वो होता था। ग्राउंड वर्क जो होता था जैसे इरिगेशन और एग्रीकल्चर वर्क जो होता था वो उनको दिया जाता था, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं वो उनको दी जाती थी। फिर उसके बाद हमारी पॉलिसी आती है जी 5वीं पॉलिसी NREP। तो NREP की फुल फॉर्म हम फटाफट से देख लेते हैं। तो NREP की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्या होती है जी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर ये लॉन्च की गई थी 1980 के अंदर, 1980 में ये लॉन्च की गई थी, और इसका ये व्यू था कि ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को रूरल एरियाज़ में। तो दोस्तों अभी हम FFW की बात, FFW जो है इस टाइम पर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, FFW इज़ एंडेड, क्योंकि वो मर्ज हो गई थी किसके साथ? महात्मा गांधी के एक्ट के साथ वो क्या हो गई थी? मर्ज हो गई थी, ठीक है। तो अब FFW एक्टिव नहीं है, लेकिन लॉन्च हुई थी 1977 में। फिर आती है NREP। NREP जो लॉन्च हुई थी वो 1980 में हुई थी, और इसका काम भी बस इसका जो एम था वो ये था कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है उसको इंक्रीज़ करेगी लगातार, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं होगा कि बस अपॉर्चुनिटी बना दी और बस करते रहो, नहीं, इसके अंदर क्या होगा? नए नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट होते रहेंगे एंड नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बनती रहेंगी। व्यूड एज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन, और इसको एक मेजर स्टेप की तरह देखा जाने लगा, क्योंकि ये पॉवर्टी से निकालने के लिए हेल्पफुल हो सकती थी ये वाली पॉलिसी।
जो फंक्शन थे NREP के वो क्या क्या थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वांटम ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क पर ईयर ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज। तो जो क्रिएशन था वो जो भी मैन वर्क है, जो भी मैन पावर है, उसका जो भी अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को पर ईयर बहुत सारा काम देने का, जिससे कि वो अनएम्प्लॉयड ना रहें और उनका जो वेजेस हैं वो बने रहें। क्रिएशन हो ड्यूरेबल कम्युनिटी का, जिसके अंदर कम्युनिटी एसेट्स का क्रिएशन हो जो कि स्ट्रेथन करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को एक रूरल एरिया के। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है ऑल वर्क अंडर NREP प्रेफरेंस वाज गिवन टू लैंडलेस लेबर। जो भी प्रेफरेंस थी वो लैंडलेस लेबर जो थी, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती थी। और जो NREP थी वो रिप्लेस कर दी गई थी FFW से, क्योंकि FFW तो मर्ज हो गई कि महात्मा गांधी की एक्ट के साथ। तो अब FFW को तो अब FFW का काम क्या था कि वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाती, लेकिन अभी अगर ये पॉलिसी एंड हो गई तो इसकी जगह पे नई पॉलिसी आनी थी, तो वो थी NREP, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि इसके अंदर इसने रिप्लेस कर दिया था FFW को, तो इसने FFW की जगह ले ली थी। इट वॉज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड था, मतलब कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, PM जो थे इसके अंदर स्पॉन्सर करते थे इसको, विद इक्वल शेयरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर बाय सेंटर एंड स्टेट्स। और इसके अंदर इक्वल शेयरिंग होती थी, खर्चे की जो भी खर्चा होता था उसका इक्वल शेयर बनता था, 50-50 होता था सेंटर और स्टेट्स के बीच में। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जनरेशन ऑफ एडिशनल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर अंडर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। तो यहाँ पे क्या है कि जो जनरेशन है गेनफुल, मतलब कि पैसा कमाने की जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए, जो कि जिनके पास नौकरी या तो नहीं है या फिर बहुत कम स्तर पर नौकरी वो करते हैं। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिविटी कम्युनिटी एसेट्स फॉर डायरेक्ट एंड कंटिन्यूइंग बेनिफिट्स टू पुअर। जो कम्युनिटी एसेट्स हैं उनको बनाना जिससे कि वो डायरेक्ट या फिर लगातार बेनिफिट्स जो हैं गरीबों को वो देते रहें। इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनको इम्प्रूवमेंट दे सकें रूरल एरियाज़ के अंदर। तो हमारी नेक्स्ट पॉलिसी आती है जी RLEGP। इसकी फटाफट से फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो RLEGP की फुल फॉर्म होती है जी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये लॉन्च की गई थी 1983 की, मतलब इसका कोई अप्रॉक्सीमेटली ईयर है कि 1983 से या 1984 के अंदर ये लॉन्च की गई थी। इसके अंदर जो लिमिटेड टू लैंडलेस, ये लिमिटेड थी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो जिनके पास की ज़मीन नहीं है और जिनको गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलता था 100 दिनों का। ये इट इज़ आइडेंटिकल टू NREP, ये आइडेंटिकल है NREP से और ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। और जो RLEGP वाली जो है ना, RLEGP, इनको मर्ज कर दिया गया था NREP के साथ 1989 या फिर 1990 में, ठीक है। एक एनुअल प्लान बना दिया गया था इसका और उसको साथ इसको मर्ज कर दिया गया था। तो मतलब कि RLEGP और NREP इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर मर्ज्ड हैं, ठीक है। चलिए, द ब्लूप्रिंट ऑफ फंड्स फॉर सम एक्टिविटीज़ आर 25 जो हमारा ब्लूप्रिंट है कुछ फंड्स के लिए, जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होती थी वो क्या क्या थी। तो सबसे पहले 25%, 25% था सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, 10% था वर्क बेनिफिटिंग के लिए, सोशल ट्राइब्स या फिर सोशल कास्ट के लिए, एंड 20% जो था वो हाउसिंग अंडर इंदिरा आवास योजना, और 20% हाउसिंग के लिए था, घर बनाने के लिए था इंदिरा आवास योजना के अंडर, IAY के अंदर। और इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका, सबसे पहला है इंप्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल लैंडलेस विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी लैंडलेस हाउस होल्ड अप टू 100 डेज इन अ ईयर। तो इसका सिंपल सा है, जो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं वही हमें दोबारा डिस्कस करना है। तो इसके अंदर 100 दिन की, जिनके पास भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जो भी कमाते नहीं हैं या फिर कम कमाते हैं उन लोगों को, या फिर जिनके पास ज़मीन नहीं है उन लोगों को ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है 100 दिनों का। 100 दिनों तक उन लोगों को कमाने का मौका मिलेगा 1 साल तक, ठीक है।
ये ड्यूरेबल एसेट्स बनाने की तरफ एक कदम था जिससे वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को और मीट कर सकते हैं ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स को रूरल इकोनॉमी के। तो दोस्तों एक चीज़ आपके अब समझ में आ गई होगी कि वाली जो पॉलिसीज़ हैं सोशल सेक्टर के अंदर जो भी आती हैं, इनके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर 19-20 का ही फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सो कीप दैट इन माइंड कि क्या क्या चेंजेस हैं और आपको वही चेंजेस लिख के आने हैं और वही चेंजेस याद करने हैं। आपको ये बड़ा हैक्टिक लग रहा होगा कि यार मैं इसमें अंदर क्या लिखूंगा, इसके अंदर क्या लिखूंगा। ये सारी पॉलिसीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, एंड दैट्स द मेन रीज़न आपको इनको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप वो डिफरेंसेस याद कर लेना जो इन दोनों में सब में अनकॉमन है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉलिसी पर उतरते हैं जिसका नाम है JRY। JRY की फटाफट से फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो JRY की फुल फॉर्म है हमारी जवाहर रोज़गार योजना। जवाहर रोज़गार योजना, तो एज़ द नेम सजेस्ट कि इसके अंदर हमारी रोज़गार, इसके अंदर भी हमारा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात होने वाली है। तो ये लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 1989 के अंदर और ये मर्ज कर दी गई थी NREP और RLEGP के अंदर। तो मतलब कि 3 पॉलिसी 3 in 1 हो गया था। NREP, RLEGP और JRY तीनों को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो था वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में, अब 50-50 का हिसाब नहीं था इसमें। क्या था इसमें? तो 50-50 का हिसाब था, राइट? नहीं, इसके अंदर जो NREP थी इसके अंदर 50-50 का हिसाब था, इक्वल शेयरिंग थी। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इक्वल शेयरिंग वाला हिसाब हट गया। इसके अंदर 80% सेंट्रल एंड 20% स्टेट, ये वाला रेशियो बना दिया गया था। पीपल BPL वर टारगेटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। BPL मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे उन लोगों को टारगेट किया गया था एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे लैंडलेस थे, इन दोनों में लैंडलेस लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन लोगों को टारगेट किया गया था। लेकिन JRY के अंदर किन लोगों को टारगेट किया था? जो BPL थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे। इनको इनके अंदर SC और ST और जो भी फ्रीड बॉन्ड लेबरर्स जो होती हैं उनको प्रेफरेंस दी गई थी। और जो 30% अपॉर्चुनिटीज़ थी वो वुमेन जो थी रूरल एरियाज़ के उनके लिए रखी गई थी, रिजर्व थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो ग्राम पंचायत थी उसके ग्राम पंचायत जो थी वो भी इन्वॉल्व थी इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि जब लेटर 25 सितंबर 2001 में जो जवाहर ग्राम समिति योजना है वो भी मर्ज कर दी। एक्चुअली इससे पहले मैं 8th पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। अप्रैल 1 1999 में JRY को रिप्लेस कर दिया गया था जवाहर ग्राम समिति योजना में। मतलब कि JRY का नाम चेंज हो गया था 1999 में, मतलब 10 साल बाद, क्योंकि वाली जो पॉलिसी थी वो लॉन्च हुई थी 1989 में और इसके ही 10 साल बाद क्या हुआ था, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, जवाहर ग्राम समिति योजना, JGSY। ठीक है, चलिए। और इसके बाद क्या हुआ था कि जवाहर ग्राम समिति योजना जो थी वो मर्ज कर दी गई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से। सो इट्स समहाउ कॉम्प्लिकेटेड बट इजी टू लर्न। तो अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन दोगे तो आपको ये याद हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे मैं एक बार और समझा देता हूँ बिना किसी दिक्कत के। तो क्या हुआ था कि जो लॉन्च की गई थी JRY जवाहर रोजगार योजना, ये 1 अप्रैल 1989 में हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1999 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था। मतलब आप नाम चेंज नहीं लिखेंगे, आप रिप्लेस लिखेंगे। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से। और लेटर क्या हुआ था, 25 सितंबर 2001 को क्या हुआ था कि जो इसको भी ना मर्ज कर दिया गया था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को भी मर्ज कर दिया गया था किसके साथ, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, मे बी सम कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का इसके अंदर नाम है, लेकिन इसके अंदर संपूर्ण मतलब जो सारे लोग हैं, जो भी ग्रामीण जो लोग हैं उनके लिए ये वाली पॉलिसी बना दी गई थी। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो थे वो ये था कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलप किया जाए अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड लोगों के लिए। जो दूसरा एम था वो था क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट बाय स्ट्रेथनिंग, वही सब जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं वही है। फिर आता है CUSEEUY, तो इसकी भी फुल फॉर्म फटाफट से देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स। जैसे कि नाम बता रहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स, जिनको नौकरी नहीं मिली है, उन यूथ्स के लिए ये वाली पॉलिसी बनाई गई थी।
तो इस पॉलिसी के अंदर क्या था, ये लॉन्च की गई थी 1983 से 1984 में, और ये जो पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया था क्लियर गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के साथ। तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी, इसके अंदर कोई भी झोलमाल नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दिस द स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड बैंक वाइज टारगेट्स वर आल्सो इंडिकेटेड। तो मतलब कि स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और बैंक वाइज भी जो टारगेट्स थे उनको इंडिकेट किया गया था। इंट्रोड्यूस इफेक्टिव मॉनिटरिंग, इसके अंदर इफेक्टिव मॉनिटरिंग, इवोल्यूशन जो हर एक लेवल पे होने लगा था, जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं उनको एक नौकरी मिल सके, यूथ को एक नौकरी मिल सके, और वो अपनी इंडस्ट्री, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, आज के टाइम में उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, तो अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके पास भी अपना एक आइडिया होता है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, और उल्टा वो जॉब्स लेने वाला नहीं देने वाला होता है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उन वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत एक सेटअप कर सकते थे अपनी इंडस्ट्री को, सर्विस को, एक बिजनेस को, और खुद से, ठीक है। प्रोविज़न होता था इसके अंदर, सब्सिडी मिलती थी, लोन मिल सकता था, इजी और टर्म्स कंडीशंस होती थी इसकी, और प्रोविज़न फॉर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन गाइडेंस, और इसके अंदर अगर आपको कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए तो वो आप ले सकते थे बिना किसी दिक्कत के। सेटिंग अप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स मेड अवेलेबल, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स थे उनको सबके लिए अवेलेबल किया गया। इम्प्लीमेंटेड 11 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1983 से 1984, और एंड अप हुआ था ये 1983 से 1994 में सेंट्रल एज ए सेंट्रल स्कीम, ठीक है। बाद में जो CU था इसको मर्ज कर दिया गया था PMRY से 1994 से 1995 के बीच में, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से इसका जो मर्जिंग है वो चलता रहा। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था एनकरेज करना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों को, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सकें, वेंचर्स को बना सकें, इंडस्ट्रीज़ बना सकें, सर्विसेज बना सकें, और भी जो पैकेजेस हैं उनको क्रिएट कर सकें। फिर उसके बाद हमारी पॉलिसी आती है IRDP। IRDP की फटाफट से हम देख लेते हैं फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या था कि प्रोपोज किया गया था 1976 से 1977 के बीच में, मतलब प्रोपोज मतलब कि आइडिया रखा गया था, लेकिन ये काम ऑपरेशनल मतलब एक्टिव कब से हुआ था, 1978 से 1979 के बीच में ये जो है वो एक्टिव हो गया था। ये जो एम था इसका वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना था गरीबों को, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ थी डेवलप करती उनके स्किल सेट्स को और इम्प्रूव करती उनके लिविंग कंडीशंस को। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सब्सिडीज़ को प्रोवाइड करने के अलावा ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको भी हेल्प करती, ये एनहेंस करती लिविंग स्टैंडर्ड्स को, और ये वन ऑफ द बेस्ट योजना के अंदर कंसिडर की जाती है। ये हेल्प करती है फैमिलीज़ जो कि लाई करती हैं BPL के अंदर, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, जिससे वो अपनी जीवन रेखा जो है उसको अच्छा कर सके, स्टेट ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकें, अपने आप को अपग्रेड कर सकें, आज के टाइम के आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से लेके आ सके, इम्प्रूव कर सके गरीबों के जीवन को हर एक लेवल पे, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, या फिर रोना हो, सोना हो। फिर उसके बाद आपका जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनको डेवलप करना, और इनपुट्स टू इट्स टारगेट ग्रुप्स, जो भी टारगेट ग्रुप्स होते हैं उनके जो इनपुट्स होते हैं उनको भी इंक्रीज़ करना। इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉलिसी, इट इज़ IAY। सो लेट्स लुक इनटू द फुल फॉर्म। सो IAY की फुल फॉर्म होती है इंदिरा आवास योजना। सो इंदिरा आवास योजना हमें जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इंदिरा गांधी ने एक आवास योजना को रिलीज़ किया। आवास मतलब हाउसिंग। सो ये है इंदिरा आवास योजना। सो इंदिरा आवास योजना जो थी वो एक सब स्कीम थी, मतलब कि RLGP के अंडर आती थी, एंड आ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 1985। तो ये 1985 के अंदर क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। ये एक फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम था। इसके अंदर हाउसिंग जो था उसके रिलेटेड हेल्प दी जाती थी, कंस्ट्रक्ट करने में घरों को बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग थे उनको हेल्प करी जाती थी। RA की फुल फॉर्म है रूरल एरिया, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर SC और ST जो लोग थे, या फिर फ्री बॉन्डेड जो लेबर्स थी उनके लिए ये पॉलिसी थी, या फिर जो लोग BPL के अंदर आते हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी थी, ठीक है। बेनिफिशियरी सेलेक्टेड फ्रॉम BPL लिस्ट,
जो बेनिफिशियरीज थे वो सबसे पहले बीपीएल लिस्ट से अप्रूव किए जाते थे, जो कि ग्राम सभा करती थी। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स इसकी सपोर्ट करती थी कंस्ट्रक्शन, घरों के कंस्ट्रक्शन करने में हेल्प करती थी। सपोर्ट विद एडिकेट प्रोविजन, ये सपोर्ट करती थी एडिकेट प्रोविजंस में। इंक्लूड करती थी वर्क प्लेसेस विद इन हाउसेज, जो वर्क प्लेस मतलब क्या क्या बनाना है, कैसे घर बनाना है, उन सब चीज़ों को ये डिज़ाइन करती थी घरों को, और जो भी उनकी रिक्वायर्ड चीज़ होती थी उनको ये प्रोमोट करती थी टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल दैट इज़ अफोर्डेबल। जो भी जैसे आज के टाइम में जो ईंटें होती हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली हो गई हैं, तो आज की नई टेक्नोलॉजी ये है कि आप राख की ईंटें ले सकती हैं या फिर आप प्लास्टिक की ईंटें ले सकते हो। आज की टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, सस्ती है। क्या है कि ये टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके प्रमोट करने के लिए एज वेल एज जो मटेरियल है उसको अफोर्डेबल, कंडक्टिव, जिससे कि जनरेट हो सके एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल बना सके। इससे एम्पावर होती है और एनकरेज होती है पंचायत, जिससे कि वो लीड रोल ले सकती हैं विलेज लेवल पे, जिससे वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हैं हाउसिंग लेवल्स पे। तो इसी वजह से इसके अंदर क्या था, ग्राम सभा जो थी उसको भी इंक्लूड किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 1 का पार्ट नंबर 2 एंड आई होप सो कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ फीडबैक वगैरह सब कुछ बता दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching Unique App Sites.